नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना के बारे में जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा हादसा जिसके बारे में आज भी कई सवाल अनसुलझे हैं। मैं बात कर रहा हूँ टाइटैनिक की। आपने सुना ही होगा कि टाइटैनिक, जिसे कभी अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला कहा जाता था, अपनी पहली ही यात्रा में सिर्फ 4 दिनों के अंदर अटलांटिक महासागर के गहरे पानी में समा गया। ये बात सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है, कैसे एक ऐसा विशाल और आधुनिक जहाज इतनी आसानी से डूब सकता है। आज हम इसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस रात अटलांटिक में क्या हुआ था। कई सालों से इस घटना पर बहसें होती रही हैं, कई तरह के सिद्धांत सामने आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं टाइटैनिक की अनसुनी कहानियों का सफर। क्या ये सच में टाइटैनिक था? सबसे पहला और चौंकाने वाला सवाल तो यही उठता है कि क्या वाकई में जो जहाज डूबा था वो टाइटैनिक ही था? हाँ, आप सही सुन रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जो आलीशान लाइनर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ और 5 दिन बाद डूब गया, जिसमें लगभग 1500 लोगों की जान चली गई, वो असल में टाइटैनिक नहीं बल्कि उसका लगभग हूबहू दिखने वाला सिस्टर शिप RMS ओलंपिक था। अब ये कहानी थोड़ी फिल्मी लगती है ना? लेकिन इसके पीछे कुछ तर्क दिए जाते हैं। कहा जाता है कि ओलंपिक 1 साल पहले एक दुर्घटना में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। अब जहाज के मालिकों को लगा कि इसकी मरम्मत में बहुत खर्चा आएगा, तो उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने ओलंपिक को टाइटैनिक बताकर उसे जानबूझकर डुबो दिया ताकि उन्हें भारी बीमा की रकम मिल सके। इस सिद्धांत में कई कमियां भी हैं। सबसे बड़ी कमी तो ये है कि डूबे हुए जहाज के कुछ हिस्सों पर टाइटैनिक के सीरियल नंबर पाए गए हैं, जो इस दावे को कमजोर करते हैं। लेकिन फिर भी ये सवाल आज भी कुछ लोगों के मन में घूमता रहता है। क्या वाकई में टाइटैनिक की जगह ओलंपिक डूबा था? ये एक ऐसा रहस्य है जिस पर आज भी पूरी तरह से पर्दा नहीं उठा है। सबसे पहले ये सवाल उठता है कि क्या एक आग की वजह से जहाज का फ्यूचर खराब हो गया था? एक नई डॉक्यूमेंट्री में कुछ ऐसे प्रूफ मिले हैं जो बताते हैं कि टाइटैनिक, अभी के लिए इसे टाइटैनिक ही मानते हैं, निकलने से 3 हफ्ते पहले से ही कोयला की आग से जूझ रहा था। सोचो, इतना बड़ा शिप और उसके अंदर महीनों से आग जल रही थी। इस आग ने शायद शिप के मेटल पार्ट को कमजोर कर दिया होगा और इसी वजह से जब वो आइसबर्ग से टकराया तो शिप बहुत जल्दी डूब गया। अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर शिप में पहले से आग लगी हुई थी तो उसे रवाना क्यों किया गया? क्या शिप के ओनर्स को इस डेंजर के बारे में पता था? और अगर पता था तो उन्होंने पैसेंजर्स की लाइफ को रिस्क में क्यों डाला? ये वो क्वेश्चंस हैं जो इस थ्योरी को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। फिर बात होती है कि कैप्टन इतनी तेज स्पीड से क्यों जा रहे थे। कई सालों तक लोगों का मानना था कि कैप्टन स्मिथ नॉर्थ अटलांटिक के बर्फीले पानी में, जहां हमेशा आइसबर्ग का खतरा रहता था, इतनी तेज स्पीड से इसलिए जा रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि टाइटैनिक अपनी सिस्टर शिप ओलंपिक से भी फास्ट अटलांटिक क्रॉस करे। एक तरह से ये एक रेस थी, एक रिकॉर्ड बनाने की होड़। लेकिन 2004 में जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने इंजीनियर रॉबर्ट एच एसेनहाई का एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। इस पेपर में एक अलग ही थ्योरी दी गई। एसेनहाई का कहना था कि टाइटैनिक के कैप्टन की तेज स्पीड की असली वजह वो कोल की आग थी। आग को कंट्रोल करने का एक ही तरीका था कि कोयले को जितना जल्दी हो सके जला दिया जाए। इसलिए शिप को तेज स्पीड से चलाया जा रहा था ताकि कोयले का यूज जल्दी से जल्दी हो सके। अब ये थ्योरी थोड़ी लॉजिकल लगती है। अगर शिप में आग लगी हुई थी तो उसे जल्दी से जल्दी किनारे पर पहुंचाना ही समझदारी थी। लेकिन क्या कैप्टन स्मिथ को आग की सीरियसनेस का अंदाजा था? और क्या तेज स्पीड से चलने का डिसीजन सही था, खासकर आइसबर्ग वाले एरिया में? ये क्वेश्चंस भी सोचने लायक हैं। और हाँ, एक और बात, क्या फुल मून का टाइटैनिक के एक्सीडेंट से कोई कनेक्शन था? कुछ लोग मानते हैं कि उस रात चांद की स्पेशल पोजीशन ने समुद्र में अनयूजुअल टाइड की सिचुएशन पैदा की होगी, जिससे आइसबर्ग और भी डेंजरस हो गए होंगे। टाइटैनिक के बारे में ऐसी और भी कई अनसुनी बातें हैं जो आपको सरप्राइज कर देंगी। फिर बात आती है कि शिप 2 टुकड़ों में क्यों टूटा। 1 सितंबर 1985 को रॉबर्ट बैलार्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने समुद्र की सतह से 2.5 मील नीचे शिप के रेक मलबा को खोजा और इस डिस्कवरी के साथ एक शॉकिंग न्यूज भी आई कि शिप डूबने से पहले 2 पार्ट्स में टूट गया था। पहले तो सभी यही मानते थे कि न्यूफाउंडलैंड के कोस्ट के पास बर्फीले पानी में लापरवाही से तेज स्पीड से चलते हुए एक आइसबर्ग से टकराने के बाद शिप पूरा का पूरा डूब गया था। लेकिन बैलार्ड की डिस्कवरी ने एक नई थ्योरी को जन्म दिया। इस थ्योरी के हिसाब से शिप का 2 पार्ट्स में टूटना डिजाइन की कमियों और ओनर्स या बिल्डर्स द्वारा खराब मटेरियल का यूज करने का नतीजा था। ये कहा जाता है कि शिप का स्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग नहीं था जितना होना चाहिए था, और जब आइसबर्ग से टकराने के बाद उस पर प्रेशर पड़ा तो वो बीच से टूट गया। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर शिप एक ही पीस रहता तो शायद कुछ और लोगों की जान बचाई जा सकती थी। 2 पार्ट्स में टूटने से शिप बहुत जल्दी पानी में डूबा और लोगों को बचने का बहुत कम टाइम मिला। तो क्या टाइटैनिक का टूटना सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर इसमें शिप के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में हुई नेग्लिजेंसी का भी हाथ था? इसके बाद सवाल उठता है कि क्या एक टॉर्पीडो ने टाइटैनिक को डुबोया था?
ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि 14 अप्रैल को आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक डूब गया, बाकी रीजंस को छोड़ भी दें तो। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं मानता। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि टाइटैनिक को एक जर्मन यू बोट सबमरीन ने टॉर्पीडो से उड़ा दिया था। ये थ्योरी इतनी भी वियर्ड नहीं लगती, क्योंकि 3 साल बाद 1915 में एक जर्मन यू बोट ने एक पैसेंजर शिप लुसिटानिया को भी डुबो दिया था। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि टॉर्पीडो की थ्योरी देने वाले लोग टाइटैनिक को लुसिटानिया के साथ कंफ्यूज कर रहे हों। ये भी हो सकता है कि वो टाइटैनिक को ओलंपिक के साथ कंफ्यूज कर रहे हों, जिसे 1911 में एक मिलिट्री शिप से टकराने के बाद डैमेज हुआ था। फिर भी टाइटैनिक के डूबने के आसपास के एरिया में कई दूसरे शिप्स की प्रेजेंस इस क्वेश्चन को ओपन छोड़ देती है। क्या सच में टाइटैनिक पर किसी और ने अटैक किया था, या ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है? फिर सवाल आता है कि क्या वहाँ एक आइसबर्ग भी था? अब ये मानते हुए कि टाइटैनिक किसी और शिप से नहीं टकराया और उसे टॉर्पीडो भी नहीं किया गया, तो ये मानना सेफ है कि वो एक आइसबर्ग से टकराया, है ना? जरूरी नहीं। प्रोफेशनल नाविक कैप्टन एल.एम. कोलिंस का कहना है कि अगर टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराया होता तो वो कुछ ही मिनट्स में नीचे चला जाता। इसके बजाय कोलिंस और उनके सपोर्टर्स का मानना है कि टाइटैनिक ने पैक बर्फ, समुद्र की सरफेस के पास तैरती बर्फ की बड़ी बड़ी चादरें के एक छिपे हुए पीस को मारा होगा, जिसने आर्कटिक ओशन से अटलांटिक में अपना रास्ता बना लिया था। कोलिंस आई विटनेस अकाउंट्स में कुछ डिफरेंसेस बताते हैं जो एक्चुअली अलग अलग नेचुरल ऑप्टिकल इल्यूजन्स की वजह से हो सकते हैं। अब ये बात भी सोचने वाली है। आई विटनेस के स्टेटमेंट्स अक्सर बदलते रहते हैं और उनमें कॉन्ट्रडिक्शंस भी होते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो कुछ लोगों ने देखा वो एक्चुअली कुछ और था? और अगर टाइटैनिक ने पैक बर्फ को मारा था तो क्या उससे इतना बड़ा डैमेज हो सकता था कि एक ह्यूज शिप डूब जाए? काश उस रात क्रू के पास बाइनोक्यूलर्स होते, है ना? क्रू के पास बाइनोक्यूलर्स क्यों नहीं थे? डेफिनेटली अगर क्रू के पास बाइनोक्यूलर्स होते तो वो डेंजर को टाइम पर देख लेते और शिप का रूट चेंज कर देते। लेकिन टाइटैनिक के सारे बाइनोक्यूलर्स एक स्टोरेज कंपार्टमेंट में बंद कर दिए गए थे और उस कंपार्टमेंट की चाबी एक ऐसे क्रू मेंबर के पास थी जिसे शिप निकलने से ठीक पहले दूसरे शिप पर ट्रांसफर कर दिया गया था। उस क्रू मेंबर ने बाद में क्लेम किया कि वो की सौंपना भूल गया, लेकिन क्या वो सच में भूल गया था या उसने जानबूझकर की अपने पास रखी? और अगर उसने जानबूझकर ऐसा किया था तो क्या ये ऊपर बताए गए इंश्योरेंस फ्रॉड को अंजाम देने की कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था, या फिर इसके पीछे कोई और ही रीजन थी? ये एक और अनसुलझा रहस्य है जो टाइटैनिक की स्टोरी को और भी ब्लर कर देता है। अगर वार्निंग थी तो किसी ने उसे सीरियसली क्यों नहीं लिया? बाइनोक्यूलर्स न होने के बावजूद टाइटैनिक के पास अपनी टक्कर से पहले रास्ता बदलने का टाइम हो सकता था अगर किसी ने क्रू को वार्न किया होता। लेकिन यहाँ पर एक और शॉकिंग बात सामने आती है। टक्कर से 1 घंटे पहले पास के एक शिप एसएस कैलिफोर्निया ने रेडियो करके ये बताया था कि उसे घने क्षेत्र की बर्फ ने रोक दिया है। हालांकि टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स ने कैप्टन स्मिथ को कभी ये वार्निंग नहीं दी। कुछ लोगों का कहना है कि उस मैसेज को जानबूझकर नॉन अर्जेंट के तौर पर बताया गया था, लेकिन हम डेफिनेटली कभी नहीं जान पाएंगे क्योंकि फिलिप्स शिप के साथ ही डूब गया था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जैक फिलिप्स ने इतनी इंपॉर्टेंट वार्निंग को क्यों इग्नोर किया? क्या उस पर किसी का प्रेशर था या फिर वो सच में उस टाइम किसी और काम में बिजी था? अगर उस वार्निंग को टाइम पर सीरियसली लिया गया होता तो शायद ये टेरिबल एक्सीडेंट टाला जा सकता था। क्या कैलिफोर्निया का इससे कोई लेना देना था? ये क्रूज लाइनर उस प्लेस से 20 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस पर था जहां टाइटैनिक डूबा था। इसने टाइटैनिक को डेंजरसली बर्फली कंडीशंस के बारे में वार्निंग भेजी थी, जिसे शायद नॉन अर्जेंट मैटर समझकर इग्नोर कर दिया गया। बाद में कैलिफोर्निया के क्रू ने कथित तौर पर टाइटैनिक के डिस्ट्रेस सिग्नल्स को भी इग्नोर कर दिया। हालांकि उन्होंने क्लेम किया कि उन्हें उन सिग्नल्स के बारे में पता ही नहीं चला क्योंकि उनका रेडियो ऑपरेटर ड्यूटी से ऑफ हो गया था। अब ये बात आसानी से समझ में नहीं आती। क्या कैलिफोर्निया सच में उस हॉरिबल सीन को नहीं देख पाया जो उनकी आंखों के सामने हो रहा था? कुछ लोगों का मानना है कि कैलिफोर्निया के कैप्टन और क्रू की नेग्लिजेंसी भी इस ट्रेजेडी का एक बड़ा रीजन थी। एक थर्ड शिप भी हो सकता था। कैलिफोर्निया शायद अकेला ऐसा शिप नहीं था जिसने टाइटैनिक के डिस्ट्रेस सिग्नल्स को इग्नोर किया। एक नॉर्वेजियन शिप सैमसन भी पास में हो सकता था। एक्चुअली कुछ लोगों का मानना है कि सैमसन कैलिफोर्निया से भी ज्यादा टाइटैनिक के क्लोज था, लेकिन इलीगल सील हंटिंग के लिए लीगल एक्शन से बचने के लिए उसने डिस्ट्रेस सिग्नल्स को इग्नोर कर दिया। ये कैलिफोर्निया के कैप्टन के सपोर्टर्स के बीच एक पॉपुलर थ्योरी है, लेकिन क्या ये सच है? ये आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। सोचिए, अगर सैमसन वाकई में पास में था और उसने हेल्प के लिए आगे नहीं आया तो ये कितनी सैड बात होगी। क्या जेपी मॉर्गन ने पूरी प्लानिंग की थी? कुछ लोग जो ये मानते हैं कि टाइटैनिक ने डैमेज्ड ओलंपिक की जगह ले ली थी, वो इस कॉन्स्पिरेसी में फाइनेंसर जेपी मॉर्गन को भी ब्लेम करते हैं। मॉर्गन उस कंपनी के ओनर्स में से एक थे जिनके पास दोनों शिप्स थे। वो उस टाइम प्लैनेट के सबसे रिच लोगों में से एक थे और उनके पास काफी पावर थी। इसके अलावा वो टाइटैनिक की फर्स्ट जर्नी पर लास्ट मिनट में नहीं गए। मॉर्गन और उनका पूरा परिवार शिप पर क्यों नहीं चढ़ा? क्या उन्हें पता था कि क्या होने वाला है? क्या उन्होंने इसकी प्लानिंग की थी?
ये क्वेश्चंस इस थ्योरी को और भी मिस्टीरियस बना देते हैं। क्या ये मर्डर की कॉन्स्पिरेसी थी? कुछ लोगों का मानना है कि डूबने का इंश्योरेंस के पैसे से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि जेपी मॉर्गन ने अपने राइवल्स जैकब एस्टर, इसिडोर स्ट्रॉस और बेंजामिन गुगेनहाइम को मारने के लिए डूबने की प्लानिंग की थी, जिनमें से सभी बोट पर मारे गए। लेकिन मॉर्गन ने इसे अंजाम देने की प्लानिंग कैसे की? न तो इंश्योरेंस की थ्योरी और न ही मर्डर की थ्योरी ये बताती है कि मॉर्गन ने अपनी प्लानिंग की सक्सेस को इंश्योर करने के लिए और क्या किया होगा। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका आंसर आज भी नहीं मिला है। पर्याप्त लाइफ बोट क्यों नहीं थे? टाइटैनिक के डूबने का रीजन चाहे जो भी रहा हो, अगर शिप अपने पैसेंजर्स और क्रू के लिए इनफ लाइफ बोट ले जाता तो शायद इतने सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी। तो फिर इतने बड़े और लग्जरियस शिप में सिर्फ 20 लाइफ बोट क्यों थे, जो कि लीगली जरूरी मिनिमम नंबर था? शिप के ओनर्स ने 50% ज्यादा लाइफ बोट ले जाने के रिकमेंडेशंस को क्यों इग्नोर कर दिया? अगर डूबना सिर्फ एक इंश्योरेंस स्कैम था तो लाइफ बोट की डेवास्टेटिंग कमी को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? ये एक मर्डर की कॉन्स्पिरेसी के साथ ज्यादा मैच करता हुआ लगता है, लेकिन ये शिप के ओनर्स की तरफ से कॉस्ट कटिंग से ज्यादा कुछ नहीं भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, टाइटैनिक की स्टोरी मिस्ट्रीज से भरी पड़ी है। एक ऐसा शिप जिसे कभी न डूबने वाला कहा गया था, वो अपनी फर्स्ट जर्नी में थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स को लील गया। आज भी इस इंसिडेंट के पीछे की रियलिटी पूरी तरह से सामने नहीं आ पाई है। अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग क्लेम्स हैं, लेकिन असली सच क्या है ये शायद हमेशा एक मिस्ट्री ही बना रहेगा। ये थी टाइटैनिक की कुछ अनसुनी और मिस्टीरियस स्टोरीज। उम्मीद है आपको ये जानकर कुछ नया जानने को मिला होगा। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस टॉपिक्स पर हम आगे भी बात करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।